हेलो दोस्तों, वेलकम टू निकमैक टेक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग मटेरियल साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और ये सब्जेक्ट आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। खासकर उन बच्चों के लिए जो कि आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं। और आपको पता है, मैं अभी तक लगभग इसमें 8 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी और आप देखना चाहते हो, तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसकी, वहाँ जाकर देख सकते हो। तो ये जो मैं लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आरआरबी जेईई वाले बच्चों के लिए है खासकर। उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? मटेरियल साइंस। तो हमने अभी जो कंप्लीट किया है वो क्या कंप्लीट किया है? भाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर अब हम करेंगे कम से कम 100 या फिर 60-70 क्वेश्चन तो करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे क्या है, थोड़ी-सी आपको और हेल्प हो जाएगी और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और जो कुछ रह गया था वहाँ से हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, वो यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन से पढ़ लेंगे। ठीक है? तो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हैज़ मैक्सिमम मैलिएबिलिटी। हमको बताना है कि भाई सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मैलिएबिलिटी किस केस में होती है? आप मुझे बताइए मैक्सिमम मैलिएबिलिटी किसमें होती है? आपके पास ऑप्शन है एल्यूमीनियम, कॉपर, लेड और रॉट आयरन। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और हमको बताना है मैक्सिमम मैलिएबिलिटी किसमें होती है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, देखो, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमीनियम, कॉपर, लेड और जिंक और आयरन, ये आपको दे रखा है। अब इनमें से आप लोग बता सकते हो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गोल्ड की होती है, फिर सिल्वर की होती है, फिर एल्यूमीनियम की होती है, फिर कॉपर की होती है और फिर टिन की होती है। ये मैंने आपके लिए लिख दिया है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसमें क्या आ रहा है? एल्यूमीनियम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमीनियम। लेकिन इसका आंसर जो दे रखा है वो आंसर नंबर सी दे रखा है, लेड दे रखा है, पता नहीं क्यों दे रखा है। आप लोग इसको चेक कर लेना एक बार। इस क्वेश्चन को आप लोग चेक कर लेना। ये मैंने गूगल पे भी चेक किया था, गूगल पे भी ये दोस्तों ये दिखा रहा था। तो इसीलिए आप लोग एक बार अपने सर से उनसे कंसल्ट जरूर करना इस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कैन ईजिली बी ड्रॉन इनटू वायर्स। क्योंकि इसमें तो बहुत कोई परेशानी नहीं है, ऐसे मेटल हमको बताना है जो वायर्स में आसानी से कन्वर्ट हो जाए। ऑप्शन हमारे पास है भाई, कास्ट आयरन वायर में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं। जिंक वायर में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं। टिन, कॉपर। क्या है इसका? तो आंसर कॉपर है भाई। कॉपर के वायर आपने भी देखे होंगे, आराम से कॉपर के वायर जो होते हैं वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? वायर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डक्टिलिटी। अब हमको बताना है कि भाई मैक्सिमम डक्टिलिटी किसमें होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं मैक्सिमम डक्टिलिटी की बात करूंगा तो हमसे पूछा रही भाई कॉपर में सबसे ज्यादा डक्टिलिटी होती है, माइल्ड स्टील में, या फिर कास्ट आयरन में, या फिर 1841 स्टील, किस में सबसे ज्यादा डक्टिलिटी होती है? तो आपको पता है माइल्ड स्टील में सबसे ज्यादा डक्टिलिटी होती है। इसमें आपको कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया भी है भाई, माइल्ड स्टील की सबसे ज्यादा डक्टिलिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच। क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी बीटन इट कैन बी रोल्ड इनटू प्लेट्स इज कॉल्ड। देखो क्या करा जा रहा है, बीट भी किया जा रहा है और किसमें रोल किया जा रहा है? किसमें? प्लेट्स में, है ना? रोल किया जा रहा है किसमें? प्लेट्स में रोल किया जा रहा है। तो ऐसे कौन से मटेरियल है भाई, प्लास्टिसिटी को क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मेलिबिलिटी को कर सकते हैं भाई, मेलिबिलिटी मैंने अभी बताया था आपको, बीटन कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं और प्लेट्स में उसको रोल भी कर सकते हैं, है ना? तो मेलेबल मटेरियल होते हैं वो। इलेक्ट्रिसिटी होती है? नहीं। डक्टाइल मटेरियल होते हैं? नहीं। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। यानी कि मेलेबल मटेरियल होते हैं जिसको हम लोग बीट कर सकते हैं और उसको प्लेट्स में हम लोग बीट करके रोल भी कर सकते हैं। वो ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं? हम मेलेबल मटेरियल बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेलेबिलिटी। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक स्टिफनेस। देखो, स्पेसिफिक स्टिफनेस आपको मैंने बताया था कि भाई फ्रैक्चर होने से पहले जो हम लोग लोड, मतलब जो मटेरियल है वो अपनी क्या है, उसके अंदर कैपेसिटी है फ्रैक्चर होने से पहले लोड को सह पा रहा है, वो मैंने आपको स्टिफनेस बताई थी, वो उसकी स्टिफनेस होती है। और इसके अंदर का जो एरिया होता है उसको हमने टफनेस बताया था, यही तो मैंने बताया था। अब यहाँ पर बताना है कि भाई सबसे ज्यादा स्पेसिफिक स्टिफनेस की वैल्यू किसकी होगी? स्टील की होगी, एल्यूमिनियम की होगी, फाइबर ग्लास की होगी, या फिर कार्बन फाइबर कंपोजिट। तो यही इसका आंसर है भाई, कार्बन फाइबर कंपोजिट। आपको पता होगा कि हम लोग कार्बन की मात्राएं, कार्बन मिलाते हैं ना,
थोड़ी सी स्टिफनेस बढ़ाने के लिए हम लोग कार्बन कार्बन की परसेंटेज मिलाते हैं। ये आपको आपने पढ़ा भी होगा कि भाई स्टिफनेस हमको थोड़ी सी बढ़ानी, तो उसमें कार्बन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दो, तो वो मटेरियल क्या हो जाएगा, थोड़ा स्टिफनेस उसमें आ जाएगी। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, कार्बन फाइबर कंपोजिट। नेक्स्ट है हमारे पास द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट softening at higher temperature is known as resist softening at higher temperature। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो हायर टेम्परेचर में क्या हो रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो हायर टेम्परेचर क्या होगा, हॉट। ठीक है, हॉट हार्डनिंग हम लोग करेंगे तब होता है, क्या है, हॉट हार्डनिंग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टफनेस इज रिलेटेड। अब बताओ टफनेस, मैंने अभी आपको बताया था भाई स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये था हमारे पास, ये तो फ्रैक्चर होने से पहले का अंदर जितना भी एरिया जो आता है ये क्या कहलाता है, हमारा टफनेस। ये होता है टफनेस। अब टफनेस को देख लीजिए, मूवमेंट ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है टफनेस, नहीं। हार्डनेस से रिलेटेड है, या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब बिफोर फ्रैक्चर। देखिए दोस्तों कितना अच्छा आंसर है, एनर्जी एब्जॉर्ब बिफोर फ्रैक्चर। ये क्या होगी इसकी टफनेस, आंसर नंबर सी, यही आपको मिल गया। नेक्स्ट देखिए, द डक्टिलिटी ऑफ अ मटेरियल आफ्टर वर्क हार्डनिंग। देखो डक्टिलिटी हमें बतानी है कब, वर्क हार्डनिंग के बाद ही, आफ्टर वर्क हार्डनिंग हमें डक्टिलिटी बतानी है। तो देखिए आप लोग क्या हो सकती है, वर्क हार्डनिंग के बाद हमारी जो डक्टिलिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, वर्क हार्डनिंग के बाद हमारी जो डक्टिलिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज करती है मटेरियल की। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इनेबल्स इट टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। देखो वायर्स में ड्रॉन कर रहे हैं हम लोग विद द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स। हम लोग टेंसाइल नेचर का फोर्स लगा रहे हैं और उसको वायर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब बता दें कौन सी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग ऐसा कौन सा मटेरियल होता है जिसको हम लोग वायर्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम उसको टेंसाइल नेचर का फोर्स लगाते हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। बताइए, क्या प्लास्टिसिटी को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं। इलास्टिसिटी को कर सकते हैं हम वायर में कन्वर्ट, नहीं। डक्टाइल मटेरियल को हम लोग किस में कर सकते हैं, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मेलेबल मटेरियल मैंने आपको बताया था, उसको हम बीट करके रोल में सीट में कन्वर्ट कर सकते थे, है ना, जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या है, वायर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से मटेरियल होते हैं जिसको हम लोग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, भाई डक्टाइल मटेरियल होते हैं जिसको हम लोग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज द मोस्ट इलास्टिक। देखो सबसे ज्यादा इलास्टिक मटेरियल क्या होता है, ये भी मैंने आपको नोट करके पॉइंट लिखाया था। क्या लिखाया था दोस्तों, सॉरी, नोट करके पॉइंट मैंने आपको लिखाया था। सबसे ज्यादा जो इलास्टिक मटेरियल होता है वो होता है स्टील, ये आपको याद होगा। तो यही इसका आंसर हो गया, देखिए स्टील। तो आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं दोस्तों, मैं थोड़ा तेज इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा सा समय बचे और हम लोग जल्द से जल्द ये क्वेश्चन सारे कर सकें, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन अ टेंसाइल टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक हम स्पेसिमेन ले रहे हैं, उसमें हम टेंसाइल नेचर का टेस्ट कर रहे हैं, टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड। देखना दोस्तों क्या है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड। रेशियो ऑफ मैक्सिमम लोड किस पे, नीचे क्या है उसका, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो मैक्सिमम लोड अपन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैक्सिमम लोड अपन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये चाहे तो हटा दो, क्या है, मैक्सिमम लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको मैंने आपको क्या बताया था, अल्टीमेट स्ट्रेस। क्या बताया था, अल्टीमेट स्ट्रेस होगी तब आप लोग मैक्सिमम लोड अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज कॉज ड्यू टू। अब हमें बताना है भाई स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्यों आता है। देखिए बारिश हो रही है बहुत तेज, है ना। अब देखो स्ट्रेस कंसंट्रेशन में बताना है भाई मेटेरियल के अंदर स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्यों आता है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा या फिर चेंज होगा या फिर सडन चेंज आ गया क्रॉस सेक्शन एरिया में, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वही चीज होती है भाई, क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज होता है। देखो अरब चेंज इन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है द रेजिस्टेंस टू फटीग ऑफ मटेरियल इज मेजर्ड बाय।
देखो फटीग हमें मेजर करना है, ठीक है। इलास्टिक लिमिट, यंग्स मॉडुलस, अल्टीमेट टेंसाइल एंडोरेंस लिमिट। क्या हो गया इसका आंसर? एंडोरेंस लिमिट। तो हमको बताना है जब क्या बोला जाए, रेजिस्टेंस टू फटीग, फटीग होने से पहले जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है, मटेरियल रेजिस्ट कर रहा है अपने आप को फटीग होने से पहले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोरेंस लिमिट बोलते हैं। उस मटेरियल क्या है? एंडोरेंस लिमिट है। देखिए, a body have same properties throughout its volume is said to be, सेम प्रॉपर्टी हो थ्रू आउट वॉल्यूम, उसको होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। प्रॉपर्टी कैसी हो? सेम हो थ्रू आउट वॉल्यूम, उसको हम होमोजेनियस बोलते हैं। ये तो आपको बहुत सिंपल हो गया ये तो आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, विच फिनोमिनन इज नॉट यूज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस। ऐसा कौन सा फिनोमिना है जो प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस को नहीं यूज करता है? देखो इंडेंटेशन, ऑब्वियस सी बात है, देखो हार्डनेस को दर्शाता है इंडेंटेशन, मैंने आपको बताया था इस तरीके से पॉइंट 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 पॉइंट, इंडेंटेशन हार्डनेस को दर्शाता है ना। वियर, वियर आएगा, ये भी हार्डनेस को बताएगा आपको। और स्क्रैच, स्क्रैच करके देखते हैं हम लोग, ये भी हार्डनेस आ गया। फ्रैक्चर नहीं बताएगा दोस्तों, देखो हार्डनेस को क्यों नहीं बताएगा? फ्रैक्चर तो दोस्तों हो जाएगा जब हम उस पर लोड लगा रहे हैं, तो इंडेंटेशन इस तरीके से कर रहे हैं, तो हमको पता लगेगा भाई कितना जो मटेरियल हार्ड है ना, कितना लोड वो सह सकता है। स्केच करके देखेंगे तब भी हमें पता चलेगा भाई कितना मटेरियल हार्ड है। लेकिन जब वो फ्रैक्चर हो ही जाएगा तो हमको कैसे पता चलेगा मटेरियल हार्ड है? वो तो फ्रैक्चर हो गया ना, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? फ्रैक्चर आएगा। नेक्स्ट देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच इनेबल्स इट टू बी रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड इज नोन एज। हमको क्या बताना है? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल इट टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड, इसका नाम क्या होगा? टफनेस। अभी मैंने आपको बताया था स्ट्रेस स्ट्रेन जो कर्व था, आपको मैंने बताया था ये, तो फ्रैक्चर होने से पहले जितना मटेरियल अपने आप को क्या कर रहा है? रोकने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और इसके अंडर का जो एरिया होता है, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है? टफनेस। ये मैंने आपको बताया था, तो यही चीज ले रखा है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच इनेबल इट टू रेजिस्ट फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ये पॉइंट है, फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इम्पैक्ट लोड, हाई इम्पैक्ट लोड फ्रैक्चर होने से पहले मटेरियल अपने आप को क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हमने टफनेस बोल दिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हाई इलास्टिक मॉड्यूलस इन मटेरियल अराइज फ्रॉम, हाई इलास्टिक मॉड्यूलस इन मटेरियल अराइज फ्रॉम, हाई इलास्टिक मटेरियल कैसे अराउज होते हैं? देखिए, आप मुझे बताइए कोई हाई इलास्टिक मॉड्यूलस इन मटेरियल अराइज फ्रॉम, हाई स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, a weak bond, combination of bond, none of these। ऑब्वियस सी बात है भाई, हाई स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की वजह से, आंसर भी हमारा ए दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक, सबसे ज्यादा इलास्टिक मटेरियल आपको पता है स्टील होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा से क्वेश्चन वही वाला आगे रिपीट। अब देखिए यहाँ पर, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल्स विद स्टैंड बेंडिंग विदाउट फ्रैक्चर। देखो विद स्टैंड बेंडिंग विदाउट फ्रैक्चर, फ्रैक्चर नहीं हो रहा है, बेंडिंग हो जा रही है, तो उसको बोलते हैं हम फ्लेक्चरल रिजिडिटी। ये तो सिंपल सा है, आपको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमोर्फस मटेरियल, अमोर्फस मटेरियल मैंने आपको ग्लास बताया था, ग्लास हो गया अमोर्फस मटेरियल, मैंने आपको बताया था ग्लास, अमोर्फस मटेरियल ग्लास मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट देखिए, इन द टेंसाइल टेस्ट द फिनोमेना ऑफ स्लो एक्सटेंशन, इससे पहले क्या हो रहा था? हाई मतलब मतलब टेम्परेचर हाई करके एक्सटेंशन हम लोग कर रहे थे। इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है दोस्तों? स्लो एक्सटेंशन हो रहा है, किसका? मटेरियल का। हो तो रहा है लेकिन बहुत स्लो एक्सटेंशन हो रहा है, मैंने बताया था आपको, याद रखना। स्ट्रेस इंक्रीजिंग विद द टाइम, स्ट्रेस इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन कैसे इंक्रीज हो रहा है? स्लोली, टाइम के अकॉर्डिंग बहुत स्लोली इंक्रीज हो रहा है। और कैसे? एट कांस्टेंट लोड, मैंने बताया था आपको कैसे? कांस्टेंट लोड। ये मान लो ये आपके पास टाइम है यहाँ, कैसे हो रहा है? एज कांस्टेंट लोड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रीप बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। क्या बोलते हैं? क्रीप, जिसमें आपका क्या होता है? स्लो एक्सटेंशन होता है मटेरियल का, स्ट्रेस तो बढ़ता है लेकिन कांस्टेंट लोड की तरह स्ट्रेस बढ़ता है आपका। ये मैंने आपको क्रीप बताया था, ये होगा क्रीप आपका, सिंपल सा। ये ग्राफ बनाया था, आपको याद होगा। नेक्स्ट है कोएक्सिंग, इज अ प्रोसेस ऑफ, कोएक्सिंग क्या है? इंप्रूविंग द फटीग प्रॉपर्टी
अटेन्ड बाय अंडर स्ट्रेस एंड देन राइजिंग स्ट्रेस इन अ स्मॉल इंक्रीमेंट्स। तो ये क्या होता है आपका कोवैक्सिंग होता है। यही आप लोग याद कर सकते हो। ये मैंने गूगल पे भी देखा था तो यही निकल कर आया था। ये होता है आपका कोवैक्सिंग। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है। फॉर अ डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल के केस में टफनेस इज मेजर्ड ऑफ। टफनेस कैसे हम लोग मेजर करते हैं डक्टाइल मटेरियल के केस में। तो दोस्तों आप लोग बताइए डक्टाइल के केस में हम लोग टफनेस कैसे मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग, स्क्रैच करके हम लोग टफनेस मेजर करते हैं। या फिर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर, या फिर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल इलास्टिक लिमिट, या फिर रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन। अब बताइए टफनेस कैसे मेजर करते हैं डक्टाइल मटेरियल के केस में हम लोग। तो दोस्तों मैंने टफनेस में आपको मैंने बताया था टफनेस में हम लोग क्या करते हैं। ये मैंने आपको बताया था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था फ्रैक्चर होने से पहले ये जो एरिया दिखाई देता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं टफनेस बोलते हैं। तो फ्रैक्चर होने से पहले तो देखिए रेजिस्टेंस टू द स्केचिंग नहीं, एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ लार्जेस्ट लोड। क्या है लार्जेस्ट लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। लार्जेस्ट लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको हम लोग क्या बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। बहुत सिंपल सा है ये तो। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ अ ग्लास रॉड ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट वुड इनहिबिट्स। क्या इनहिबिट्स करता है दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है सडन ब्रेक, है ना। क्या इनहिबिट्स करता है सडन ब्रेक, ये आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे पास क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज मैक्सिमम डक्टिलिटी। मैक्सिमम डक्टिलिटी स्टील की होती है। क्या हो गया माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील नहीं दोस्तों। देखो स्टील के तीन, तो ये अच्छा क्वेश्चन बन गया आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन बन गया दोस्तों। देखिए यहाँ दे रखा है ग्रे कास्ट आयरन, इसकी तो मैक्सिमम डक्टिलिटी नहीं होती है। माइल्ड स्टील भी दे रखा है, एलॉय स्टील भी दे रखा है, और हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील की तो होगी नहीं, माइल्ड स्टील और एलॉय स्टील। तो सबसे ज्यादा जो डक्टिलिटी आपको देखने को मिलती है, आपने माइल्ड स्टील का भी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा होगा इस तरीके से बनता जो है। तो सबसे ज्यादा जो हाई डक्टिलिटी आपको देखने को मिलती है वो किसकी, माइल्ड स्टील की ही देखने को मिलती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखना। जल्दी जल्दी हम लोग एलॉय स्टील भी लगा देते हैं स्टील देखकर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है अ प्रॉपर्टी ऑफन यूज टू करेक्टराइज स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। तो इसका क्या है आंसर दोस्तों, हॉट हार्डनेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ अ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन की यूनिट प्रॉपर्टी क्या है डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोस्तों याद रखना है आपको। अब देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है which of the following properties will be meaningful indicators of uniform rate of elongation of a test piece of a structural material before necking। स्ट्रक्चरल मटेरियल बिफोर नेकिंग। दोस्तों देखो नेकिंग मैंने कुछ इस तरीके की आपको बताई थी, है ना। तो ये क्या बताई थी आपको नेकिंग, ये मैंने आपको क्या बताई थी नेकिंग। तो नेकिंग किस केस में आपको देखने को मिलती है, वही डक्टिलिटी के केस में। टफनेस में तो देखने को मिलेगी नहीं, हार्डनेस में आपको देखने को मिलेगी नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैकटेक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम लोग मटेरियल साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और इस सब्जेक्ट में मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कराया है जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। उसके मैंने आपको 6 लेक्चर प्रोवाइड कराए थे, 6 से 7 लेक्चर प्रोवाइड कराए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर जो प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनके बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लगभग 30 क्वेश्चंस आपको करा दिए थे। आज हम उसके आगे बात करते हैं। परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड मटेरियल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉन्ग टर्म एक्सपोज ऑफ हाई लेवल ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेसेस दैट आर स्टिल बिलो द यील्ड स्ट्रेंथ अलोंग विद द सब्जेक्टेड टू हीट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है, जो याद रखने वाली बात क्या है, देखो लोड तो लग रहा है आपको, कैसे लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए लग रहा है ना। लॉन्ग टर्म के लिए लग रहा है, और क्या लग रहा है स्ट्रेसेस लग रही है लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैंने आपको यही बताया था जब आपने क्या पढ़ा था क्रीप। क्रीप में मैंने आपको क्या बताया था भाई, लोड लगता है धीरे 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 लोड लग रहा है बहुत लंबे समय के लिए, हम लोग धीरे 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 लोड लगाते हैं
तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। जब वहां पर आपको दिखाई देता है वो क्या, क्रीप दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात होती है कि भाई हमने लॉन्ग टर्म के लिए हल्का-हल्का सा लोड हमने लगा दिया, धीरे-धीरे लोड लगा रहे हैं बहुत लंबे समय के लिए, और वहाँ पर जो डिफॉर्मेशन आपको दिखाई देगा वो क्रीप डिफॉर्मेशन दिखाई देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रीप। सिंपल और बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसको आप लोग आसानी से देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड। देखो इलास्टिक डिफॉर्मेशन पूछा जा रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टिफनेस। देखो डक्टिलिटी होगा नहीं, क्योंकि इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है और वहीं तक हमें क्या रेजिस्टेंस करना है। टफनेस होगा नहीं भाई, टफनेस में आप लोग जानते हो, टफनेस मैंने आपको बताया था, ये होता है स्ट्रेस स्ट्रेस डायग्राम। तो कर्व के अंडर का एरिया, इसको हम लोग टफनेस बोल रहे थे, तो ये होगा नहीं आपका। हार्डनेस होगा नहीं भैया, देखो हार्डनेस में रेजिस्टेंस हम लोग कर नहीं रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्टिफनेस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी इजिली ड्रॉन इनटू वायर्स। ऐसे मेटेरियल बताइए जो आसानी से वायर्स में कन्वर्ट हो जाए। क्या टिन है, टिन को हम लोग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कॉपर है, कॉपर को नहीं कर सकते। लेड को, लेड को नहीं कर सकते। जिंक को नहीं कर सकते। तो मैंने अभी गलत बोला आपके लिए, भाई कॉपर को नहीं कर सकते। आपने कॉपर के तो वायर देखे होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, सही। यानी कि हम लोग कॉपर के वायर को, कॉपर के जो मटेरियल होता है उसको हम लोग वायर्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, कॉपर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटीज कंडक्टर रेंज फ्रॉम। देखो रेंज देखनी है हमको, भाई कंडक्टिविटी कंडक्टर की रेंज क्या क्या होती है, इसको हमें बताना है। तो इसकी रेंज क्या होती है, 10⁹ टू 10⁻, अच्छा ये क्या दे रखा है, ये ओम्स इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। 10⁹ से 10⁴ से ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ये क्या होगी, इसकी रेंज होगी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, रेंज मैंने गलत लिख रखी है ना, इसको सही कर लेना आप लोग, या फिर आप लोग डायरेक्ट याद रखना, ये रेंज होती है इसकी कंडक्टिविटीज कंडक्टर्स की रेंज होती है 10⁹ से 10⁴ ओम्स इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, कितना होता है ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है, द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल विच इनेबल्स टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू इम्पैक्ट लोड। देखो दोस्तों इम्पैक्ट लोड आ गया, तो इम्पैक्ट लोड आप लोग जानते हैं, इम्पैक्ट लोड जब हम लोग लगाते हैं और ऐसी मटेरियल जब इम्पैक्ट लोड उसके पास लग रहा है और अपने आप को रेजिस्ट कर रहा है, तो ऐसे मटेरियल क्या होते हैं आपके, टफनेस। ये प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, टफनेस। सिंपल। A bearing material should not possesses the characteristic of high coefficient of friction। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, a bearing material should not possess the characteristic of high coefficient of friction, या फिर हार्डनेस, या फिर मेल्टिंग पॉइंट, या फिर थर्मल कंडक्टिविटी। तो पहले ही बोल दिया हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यही इसका आंसर होगा, है ना। सिंपल सा ये तो कुछ नहीं है, इसका आंसर यही होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो क्वेश्चन में ही साफ साफ आ गया था आपके लिए। अब देखिए एन एलोट्रोपिक मटेरियल, एलोट्रोपिक मटेरियल के बारे में हमको बताना है। तो एलोट्रोपिक मटेरियल मैंने आपको क्या बताया था, बताइए। सिंपल, देखिए पढ़ लो, एटम डिस्ट्रीब्यूटेड एट रैंडम पैटर्न, रैंडम पैटर्न होता है उसके पास एलोट्रोपिक में, और अमोर्फस मटेरियल मैंने आपको बताया था, और एलोट्रोपिक मटेरियल मैंने आपको बताया था। तो एटम डिस्ट्रीब्यूटेड इन रैंडम पैटर्न, रैंडम पैटर्न तो अमोर्फस मटेरियल में होता है ना भाई, जो मटेरियल होते हैं हमारे, है ना, इसके अंदर जो एटम्स हैं, जो स्ट्रक्चर बनता है, उसके अंदर जो एटम्स है रैंडमली अरेंज है, तो उसको क्या बोलते हैं, अमोर्फस मटेरियल बोलते हैं, अमोर्फस। लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है, एलोट्रोपिक पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। सिंपल। देखिए इन अ टेंसाइल टेस्ट नेक अपीयर्स इन द मटेरियल, टेंसाइल टेस्ट में नेकिंग आती है। तो नेकिंग कहाँ आती है बेटा, आपको मैंने बताया था नेकिंग कहाँ आती है, ये कुछ इस तरीके की हमारी होती है नेकिंग, ये मैंने आपको जब पढ़ाया जब बताया था। यहाँ क्या होती है, नेकिंग। तो नेकिंग हमेशा आपको क्या मिलती है, पैरेलल लाइन से मिलती है नेकिंग। नेकिंग कहाँ देखने को मिलेगी, एनीवेयर इज पैरेलल लेंथ, लेंथ पैरेलल होगी वहीं पर आपको नेकिंग देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मटेरियल्स एग्जिबिटिंग टाइम बाउंड बिहेवियर आर नोन एज। देखो टाइम बाउंड बिहेवियर, तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं,
विस्को इलास्टिक मटेरियल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द मटेरियल विच एग्जिबिट द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। सारी डायरेक्शन में सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी हमको दे रहा है, तो ऐसे मटेरियल को मैंने आपको बताया था आइसोट्रोपिक मटेरियल होते हैं, जिसकी सभी डायरेक्शन में सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी जो शो करता है, ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं आइसोट्रोपिक। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको देखिए दोस्तों, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एग्जिबिट कंसिडरेबल लोड इज नोन एज प्लास्टिक रिकवरी और ऑन रिलीज ऑफ। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेजिलियंस। देखो टफनेस तो होगा नहीं, टफनेस में ऐसा होता नहीं है, आपको पता है टफनेस। स्टिफनेस में भी ऐसा नहीं होता भाई। टफनेस ऑफ मटेरियल मींस इट्स स्ट्रेंथ। तो फटीग रेजिस्टेंस होगा नहीं, मशीनेबिलिटी होगा नहीं, सॉफ्टनिंग होगा नहीं भाई। टफनेस होता नहीं तो स्ट्रेंथ की जरूरत हमें पड़ेगी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, ये है द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल नेसेसरी फॉर फॉर्जिंग इन स्टैंपिंग इमेज ऑन कॉइन्स एंड ऑर्नामेंटल्स वर्क इज। ये क्या है, प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में ऐसा होगा नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल कैन बी डिफाइंड एज। डक्टिलिटी हमें बतानी है मटेरियल की क्या होती है, एबिलिटी ऑफ अंडरगो लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन इज टेंशन। डक्टिलिटी में यही तो होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब मटेरियल इज नोन एज एलोट्रोपिक और पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक और एलोट्रोपिक कब बोला जाएगा मटेरियल को, जब एग्जिस्ट करेंगे वो सेवरल क्रिस्टल फॉर्म इन डिफरेंट टेम्परेचर्स, तब बोलेंगे हम उसको एलोट्रोपिक पॉलीमर। मेलेबिलिटी क्या होती है आप सभी लोग जानते हो, फैटन इनटू थिन शीट्स। थिन शीट्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, मार के थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग मेलेबिलिटी बोलते हैं। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, ये लोग आप लोग जानते हो इसको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, लाइट चली गई कभी। द इम्पैक्ट स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज एन इंडिकेशन ऑफ, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ लगानी है दोस्तों तो टफनेस में ही इम्पैक्ट स्ट्रेंथ हम लोग लगाते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मेलेबिलिटी। सबसे ज्यादा मैक्सिमम मेलेबिलिटी क्या होगी, लेड की, ब्रास की, रॉट आयरन की, एल्यूमिनियम की। ऑब्वियस सी बात है लेड की सबसे ज्यादा मेलेबिलिटी होती है, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया आप सभी के लिए। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, हमारे पास क्या है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विदस्टैंड बेंडिंग विदाउट फ्रैक्चर। बेंड हो जाना है, विदाउट फ्रैक्चर बेंड हो जाना है, ठीक है, तो इसको ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिफनेस बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू विदस्टैंड एलोंगेशन और बेंडिंग। एलोंगेशन और बेंडिंग, ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिफनेस बोलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।